Hello everyone, I'm Prabinu. I'm an English language and a communication skills trainer. So let's start our today's session with a very simple quote. The quote says, to be the best, you must be able to handle the worst. It means अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, अगर सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, सो आप ये तभी बन सकते हैं जब आपको ये पता है कि सबसे खराब टाइम को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। सो वर्स्ट टाइम हर किसी की लाइफ में आता है, बट पॉइंट ये है कि उसे जो हैंडल कर सकता है वो ही बेस्ट बन सकता है, राइट? सो डू नॉट स्केर्ड ऑफ द वर्स्ट टाइम्स। खराब टाइम है, टफ टाइम है, निकल जाएगा, बट हमें मेहनत करते रहना है, राइट? चलिए, let's start our today's agenda, which is the editorial analysis of the Hindu newspaper dating 8th of April. So this is page number 6, editorial page of the Hindu newspaper, and let's start the discussion and have a look on the various articles. First article is staying accommodative. Accommodative का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप सबकी जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं। और अगर स्पेसिफिकली फाइनेंस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो अकोमोडेटिव का मीनिंग होता है कि इकोनॉमी को बेहतर रखने के लिए, उसको चलाते रहने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम रखना। सो यहाँ पर हेडलाइन है स्टेइंग अकोमोडेटिव, कि आप जो अकोमोडेटिव हो, अभी जो इंटरेस्ट रेट्स कम रखे हैं वो वैसा ही होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमी वाइज। सो आज हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। Next article is falling short. This is about the vaccination, which is highly required in the current second wave surge. So, जैसा कि हमें पता है कि 1 लाख से ज्यादा केसेस एक दिन में आ चुके हैं पिछले 3 दिनों में, जो कि रिकॉर्ड है पिछले पूरे 1 साल में। कई स्टेट्स में नाइट कर्फ्यूज भी लगा दिए गए हैं, एंड ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट अभी पीपल बिहेवियर पर भी दे रही है कि लोग जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो फॉलो होना चाहिए, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इंडिया ने जनवरी में 2 वैक्सीनेशन बताए, एंड हर जगह ये इंप्रेशन दिया कि हम अपने खुद के लोगों को भी वैक्सीनेशन देने में सक्षम है, और हम पूरे वर्ल्ड को भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतना कैपेसिटी है हमारे अंदर। हालांकि अब ये जो सेकेंड वेव आया है, इससे बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन उठ रहे हैं या अफरा तफरी मच रही है कि आज जो हमारी पॉपुलेशन में जो एडल्ट भी हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बट गवर्नमेंट एक अलग ही बात बोल रही। गवर्नमेंट ये बोलती है कि वैक्सीनेशन जो है वो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा। सो गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर रखी हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, या जिन लोगों को मल्टीपल बीमारियां हैं, उन लोगों को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वैक्सीनेशन का, तो पहले उन्हें दिया जाएगा एंड बाद में इंडियन एडल्ट्स को दिया जाएगा। सो अब ये जो वैक्सीनेशन प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो भी गवर्नमेंट से थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें और ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। बट ये कहना गवर्नमेंट का कि अभी हम हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें शॉर्टेज है वैक्सीनेशन का, पर गवर्नमेंट ने आउटराइटली इस चीज को मना कर दिया कि कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं है। सो पॉइंट ये उठता है कि अगर हमारी प्रायोरिटीज हमारी पॉपुलेशन की तरफ होंगी, सो वो ज्यादा बेटर होगा, हम इस सिचुएशन से ज्यादा बेहतर मैनर में डील कर पाएंगे। ऑल्दो अभी एक रिकॉर्ड है कि अभी हम 4 मिलियन डोजेस पर डे दे रहे हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है, पर इसको और ज्यादा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट ये जो सर्ज है सेकेंड वेव का, ये कंपेरेटिवली हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट कम रहे, हमारी इकोनॉमी हैंडल्ड रहेगी, एंड जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उससे तो कई ज्यादा हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बट इस फिर भी अगर जो हमारे टारगेट्स हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें हर दिन स्टॉक्स बढ़ाते रहना पड़ेगा। एवरी 10 डेज तो एटलीस्ट हमें स्टॉक्स को रिफिल करना पड़ेगा, ताकि कहीं पर भी वैक्सीन शॉर्टेज का कंप्लेन ना आए और हम वर्ल्ड को भी एक्सेस दे सके।
So basically, the whole article is about the vaccination and the shortages. So very simple article. अगर आप एक simple reading करेंगे तो आप easily इस article को समझ पाएंगे. Next article is deconstructing declarations on carbon neutrality. Firstly, let's understand what is the meaning of carbon neutrality. Simple terms में अगर हम इसको समझें तो it means जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरमेंट में दे रहे हैं उसको बैलेंस करना कि उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं ना कहीं खत्म करें. सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में देने और रिड्यूस करने का जो बैलेंस है दैट शुड बी जीरो. सो इसे नेट जीरो एमिशंस भी बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए. टॉपिक सेज डीकंस्ट्रक्टिंग डिक्लेरेशंस. तो ये जो डिक्लेरेशन है ये डीकंस्ट्रक्टिंग है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला. सब हेडलाइंस में क्या बताया, इंडिया शुड नॉट ज्वाइन दिस गेम. इस कार्बन न्यूट्रलिटी के गेम को इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, as it has to stay focused on development as its immediate need and aspirational goal. क्योंकि इंडिया को अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए क्योंकि यही सबसे इमीडिएट जरूरत है और यही हमारा गोल है. सो इसलिए हमें नेट कार्बन न्यूट्रलिटी के गेम में नहीं फंसना चाहिए. सो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली अभी एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बताया कि 32 कंट्रीज है जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि वो 2050 तक, मिड सेंचुरी तक नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे. बट इन 32 में से सिर्फ 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना एक फर्म स्टेटस दिया है. बाकी जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया और बहुत ज्यादा फर्म स्टेटस नहीं दिया है. सो जो यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने सारी कंट्रीज से रिक्वेस्ट किया है और स्पेशली इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशंस करें कि आप ये कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए क्या करने वाले हैं. सो इन चीजों में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. जो टेम्परेचर गोल्स कुछ सेट किए गए हैं कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वर्ल्ड वाइड उसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए. सो ओवरऑल वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंट हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसका एक टारगेट होना चाहिए कि 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. एटलीस्ट टारगेट शुड बी 1.5 डिग्री. बट ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, टेम्परेचर गोल्स है, ये सब किसी एक इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. ये ओवरऑल वर्ल्ड में सभी को करना पड़ेगा तभी ये चीजें पॉसिबल हैं. सो अब अगर यहाँ पर हम फेयर शेयर की बात करते हैं, एक जस्टिस की बात करते हैं कि किसको कितना शेयर देना चाहिए, कौन सी कंट्री को कितना शेयर देना चाहिए. सो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, उन्हें इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए बजाय के डेवलपिंग कंट्रीज पे जिनका डेवलपमेंट अब स्टार्ट हुआ है, जो अब डेवलपमेंट कर रहे हैं. क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना शेयर ऑलरेडी पास्ट में बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं. सो आज यूएस और यूरोप से इंडिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड देयर लिमिट. वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, पास्ट में उनका डेवलपमेंट हो चुका है. पर अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल इंडिया भी अगर यही करती तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा. क्योंकि एमिशन सबसे ज्यादा कहां से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में कहां से जाता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, यहां से जाता है. सो अगर ये कंट्रोल करेंगे इट मींस हमारा प्रोडक्शन कम करना, इट मींस हमारा डेवलपमेंट कम होना. कहीं ना कहीं अगेन इट विल लीड टुवर्ड्स द लो इकोनॉमी. सो इंडिया का वैसे भी कार्बन डेट जो है वो पहले से ही बहुत कम है क्योंकि हमने अभी तक इतना एमिशन किया ही नहीं है जब हम ये डेवलप्ड कंट्रीज से अगर कंपेयर करते हैं तो. सो जब हमारा कंट्रीब्यूशन इतना कम है क्योंकि हम तो ऑलरेडी एक पुअर कंट्रीज से थे और जहां से निकल के आए हैं, तो वहां पर हमारा कार्बन
जो एमिशन है वो ऑलरेडी इतना कम है, अगर हम यूएस यूरोप से कंपेयर करें, तो हम ऑलरेडी, हमें बहुत साल लगेंगे उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। सो इसीलिए इंडिया को इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटस नहीं देना चाहिए, एक कोई फर्म आंसर नहीं देना चाहिए, बिकॉज सबसे पहले हमें तो डेवलपमेंट पे फोकस करना है, दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड इस चीज पर डिपेंड करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना कितना एमिशन कंट्रोल करती हैं, वो कितना कंट्रोल करती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंट्रोल करेंगे। सो मीनवाइल ये सब जब तक चल रहा है, मीनवाइल हमें फोकस करना है हमारे डेवलपमेंट पे, दैट इज अ मच नीडेड गोल विच हैज टू बी अचीव्ड नाउ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइटर्स ओपिनियन, राइट। सो ऐसा आर्टिकल में बताया गया है, ऐसा ये जो राइटर है इस आर्टिकल का, उसका ओपिनियन है। यू कैन डेवलप योर ओन ओपिनियन based on the facts. Next article is abortion is a women's right to decide. ये हर एक विमेन का अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि उसे अबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना है। The amendment to the abortion laws retains the notion, कुछ अबॉर्शन लॉज में जो अभी चेंजेस आए हैं, पर फिर भी एक चीज अभी भी उसमें यही बनी हुई है, that the state must intervene in what is a women's absolute right, कि अभी भी स्टेट इस चीज में इंटरफेयर कर रहा है, उन चीजों में इंटरवीन कर रहा है जो कि हर विमेन का एक एब्सोल्यूट राइट है, कि उनकी बॉडी के साथ वो क्या करना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल राइट है। ये इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये आउटराइटली उनका चॉइस होना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ लॉज जो अबॉर्शन से रिलेटेड है, फिर उसमें कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो पहले ये दिया गया था कि अबॉर्शन इज क्राइम, इट इज इलीगल, ये नहीं होना चाहिए। देन रिलैक्सेशन आएगी, 20 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है तो आप अबॉर्शन कर सकते हैं, पर उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से माँ और बच्चे या इन दोनों में से किसी की भी एक जिंदगी को खतरा है। देन इसको 20 वीक्स से 24 वीक्स तक चेंज किया गया। अगर कोई मेजर कंसर्न भी है बच्चे की हेल्थ को लेकर, तो एक पूरी कमिटी के साथ ये डिस्कशन किया जाएगा कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो पूरे आर्टिकल में क्वेश्चन ये दिया गया है कि इतने सारे अगर लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर एक विमेन को अपनी प्रॉब्लम के लिए कमिटी की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं ये आप उसके राइट्स को खत्म कर रहे हैं। और आज भी इंडिया में हर साल 8 लाख से ज्यादा अबॉर्शंस होते हैं, जो कि इलीगल मैनर में होते हैं या फिर अनसेफ कंडीशंस में होते हैं, जिस वजह से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं या कई ज्यादा डेथ भी हो जाती है सर्टेन केसेस में। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों कोर्ट को इंटरफेयर करना जरूरी है। ये हर एक विमेन और उसके डॉक्टर के बीच का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, उन दोनों को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कैरी आउट करना है या नहीं करना है। सो दिस इज राइटर्स ओपिनियन। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट द लॉ शुड डू, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कितने एक्सेप्शंस के साथ होना चाहिए, राइट। चलिए, let's start our detailed discussion for the today's article. Staying accommodative. RBI cannot afford to drop its guard on price stability while in search of growth. So as of now, RBI ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इस चीज का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती कि वो अपनी प्राइस स्टेबिलिटी के साथ कुछ भी चेंजेस करे अगर ग्रोथ चाहिए तो। इट मींस जो भी प्राइसेस या इंटरेस्ट रेट्स जो अभी बने हुए हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी है, उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। Armed with a renewed mandate to contain inflation within a 2 percentage point range of the target 4%, and mindful of the pandemic's latest wave, the RBI's Monetary Policy Committee has opted to reaffirm its growth supportive, accommodative stance and keep interest rates unchanged. So थोड़े ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मॉनेटरी
पॉलिसी कमिटी ने बोला था कि जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट हमारा 4% है एंड 2% ऊपर या नीचे का रेंज हम अलाउ करेंगे, ये टारगेट है हमारा। सो इस टारगेट को अगर अचीव करना है और उसमें भी ये पैंडेमिक की जो लेटेस्ट वेव है इसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें इस टारगेट को अचीव करना है, सो उन्हें अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन करना पड़ेगा एंड जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें उन्होंने अनचेंज रखा है, मतलब कोई चेंज नहीं किया है किसी भी इंटरेस्ट रेट में। द एमपीसी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। So MPC, which met for the first time in the new financial year, also maintained its projection for GDP expansion in the current fiscal at 10.5%. So ये कमिटी जिसका मीटिंग फर्स्ट टाइम हुआ था इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, सो इसमें इनकी पहली मीटिंग थे जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया, ये डिसाइड किया कि जो जीडीपी का जो एक्सपेंशन है वो भी करंट फिस्कल ईयर में 10.5% होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट किया है कि ये टारगेट है। Notwithstanding the risk to the forecast from the current upsurge in novel coronavirus cases, हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क है फोरकास्ट करना भी, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है इस कोविड के इंक्रीजिंग केसेस की वजह से और इसकी वजह से जितने भी लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स हो रहे हैं, इन सब की वजह से अभी कुछ भी फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि जीडीपी कितना होगा या हमारी इकोनॉमी कितना ग्रोथ करेगी, ये सब अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट उसके बीच में भी उन्होंने ये टारगेट किया है 10.5% का एक एक्सपेंशन जीडीपी में करंट फिस्कल ईयर में ये टारगेट किया है। Explaining the rationale for its policy stance of being prepared to stay accommodative for as long as necessary to ensure that economic growth becomes durable. So उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों कोई भी चेंजेस नहीं करना चाह रहे पॉलिसी रेट्स के साथ, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर्ड रहे, सस्टेनेबल रहे, वो टिक पाए, हमारी जो ग्रोथ जितनी भी है वो एक ड्यूरेबल रहे। The committee was unambiguous that its actions, unambiguous इसका मतलब कोई भी confusion नहीं है। See, ambiguous होने का मतलब होता है confusion, कि डिसाइड नहीं कर पाना। सो अनएम्बिगियस का मतलब होता है कोई कंफ्यूजन नहीं है कमिटी को, that its actions were born of the need to stay supportive at a time when there was a real threat that renewed jump in COVID-19 infections could dampen the demand for contact intensive services. सो उनका ये कहना है कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि हमारे जो भी एक्शंस हैं सपोर्टिव रहने के इस समय पर, जब बहुत ज्यादा हमें खतरा है कोविड 19 इन्फेक्शन के केसेस की वजह से, कि ये हमारी बहुत सी डिमांड को कम कर सकता है। ऐसी डिमांड जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है, ऐसी सर्विसेज जिसमें कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, restrain growth impulses and prolong the return to the normalcy, और जो नॉर्मल टाइम है उसको आने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। That consumer confidence has dipped, consumers का confidence बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, this is a clear sign that uncertainty clouds the outlook for growth. ये एक बहुत ही क्लियर साइन है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ही ज्यादा चीजें डिसाइडेड नहीं हो सकती ग्रोथ की जब हम बात करें तो। Add to this the fact that IHS Markets Manufacturing Purchasing Managers Index survey for March, इस सर्वे ने, ये जो IHS ने एक सर्वे किया ये इस मार्च में, ये रिवील करता है that business sentiment had slid to a 7-month low. बिजनेस जो है वो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा नीचे जा चुके हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज जो हैं, even as the research firm subsequent India Services PMI report showed that manufacturers and services companies continue to shed jobs for a 13th month. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज जो है 13 महीनों से, पिछले 13 मंथ से अपनी जॉब्स को कट डाउन करते आ रहे हैं।
सो बिजनेस लो जा रहा है, जॉब्स खत्म हो रही हैं। इन सब के चलते ग्रोथ को मेंटेन रखना या फोरकास्ट करना कि इतनी ग्रोथ पर कर पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। With jobs and incomes remaining under stress for millions, क्योंकि जॉब्स और इनकम्स लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा टेंशन बन चुका है, और ये एक अनसर्टेनिटी है ओवर द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन persisting even as the authorities seek to ramp up the immunization drive। और वैक्सीन के एफिशिएंसी को लेकर वो कितने सेफ हैं या नहीं है, ये भी कभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन सब के चलते इट इज हार्ड टू फोरसी कंजम्पशन डिमांड रिबाउंडिंग टू प्री कोविड लेवल्स। इन सब के चलते ये बहुत मुश्किल है देखना कि जो प्री कोविड हमारे यहाँ डिमांड्स थी चीजों को लेकर, कोविड के पहले जो भी डिमांड था, कंजम्पशन का डिमांड था, वो दोबारा कब आएगा ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। The MP's central remit on inflation also remains a concern। जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का इन्फ्लेशन को लेकर भी जो कंसर्न है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोर इन्फ्लेशन मतलब, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म को अगर कंसिडर करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन को कंसिडर करते हैं, उसका क्या एवरेज निकलता है, दैट इज इन्फ्लेशन। किसी दिन ऊपर जा रहा है, किसी दिन नीचे जा रहा है, तो टेम्पररी इन्फ्लेशन को इसके अंदर कंसिडर नहीं करती, एक लॉन्ग पीरियड है। सो कोर इन्फ्लेशन हैड हार्डन्ड across the board and increased by 50 basis points to touch 6% in February। सो कोर इन्फ्लेशन भी हमारा 50 बेसिस पॉइंट से ऑलरेडी बढ़ चुका है, जिसने 6% टच कर लिया था फरवरी में। The RBI is cognizant of the fact that there are both upside and downside pressures that may impact the trajectory of retail inflation। So RBI इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि अपसाइड या डाउनसाइड प्रेशर्स दोनों ही हो सकते हैं हमारे ऊपर, जो इम्पैक्ट करेंगे इन्फ्लेशन को। Governor Shaktikant Das has flagged the critical significance that this year's monsoon's rains will have on food prices। So जो हमारे गवर्नर है उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है कि जो मॉनसून रेन्स हैं उनका रोल बहुत ज्यादा है कि इस साल हमारे फूड प्राइसेस क्या होंगे, जो कि रिसेंटली ये प्राइसेस अपवर्ड जाने में, प्राइस स्टेबिलिटी रखने में एक बहुत ही अपवर्ड प्रेशर है। Both Mr. Das and the broader committee have stressed the vital need for the center and states to initiate some coordinated action to ease the tax burden on petroleum products। So वो दोनों ही, मिस्टर दास और जो कमिटी है, उन्होंने दोनों ही लोगों ने इस चीज पर स्ट्रेस किया है कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कुछ ऐसा एक्शन स्टार्ट करें कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ताकि टैक्स बर्डन कम हो जाए, स्पेशली ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, ताकि रिपल इफेक्ट ना हो। रिपल मतलब कोई भी इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाना, बढ़ते ही जाना, जो कंट्रोल नहीं होता। So given the ripple effect that the high cost of transport fuels have on overall inflation, क्योंकि जिस हाई कॉस्ट से जो फ्यूल बढ़ रहे हैं, इनका ओवरऑल इन्फ्लेशन पर रिपल इफेक्ट है, मतलब बहुत तेजी से इफेक्ट है जो भी ये फ्यूल्स को लेकर जो इन्फ्लेशन आया है। सो इसको कहीं ना कहीं टैक्स बर्डन, इनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, इनको कम करने का एक सजेशन दिया गया है। High international commodity prices and logistic costs are also threatening to push up input cost across the manufacturing and services sector। So international भी जो commodities हैं, जो prices हैं उनके, वो बढ़ गए हैं। उनको लॉजिस्टिक कॉस्ट, प्रोडक्ट्स को बाहर से कंट्री में लेकर आना, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ये भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें ये डर है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स हैं उनके लिए इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब उनको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड दिस इज अ रियल चैलेंज टू पॉलिसी मेकर्स, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, गिवन दैट इट इज फार हार्डर टू इन्फ्लुएंस दीज वेरिएबल्स, क्योंकि इन वेरिएबल्स को
इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रहे हैं. With the RBI's own March survey on inflation expectations showing that urban households, RBI का खुद ने जो सर्वे किया है मार्च में, उसमें इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये बताते हैं कि जो अर्बन हाउस है, एक शहर में रहने वाला जो घर खर्च है, उसके प्राइजेस इस पूरे साल भर में इंक्रीज होंगे, एक्सेलरेट ओवर अ 1 year horizon. Monetary authorities can ill afford to drop their guard on price stability. For at stake is their hard-earned credibility. So इस समय जब वो ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज हैं, इस कमेटी के जो लोग हैं, वो इस समय तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी इंटरेस्ट रेट के चेंज करने से जो अभी स्टेबिलिटी है थोड़ी बहुत वो चेंज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर जुड़ी हुई है. इस कमेटी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो जुड़ा हुआ है, वो अटैच्ड है लोगों का हमारी आरबीआई के ऊपर, या हमारी मॉनेटरी जो पॉलिसी कमिटी है उसके ऊपर हमारा बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखेंगे. Right? So I hope you must have understood all the articles very easily, and especially this one जहाँ पे काफी terminologies थे, economy से related ये article था. Right? So if you have any doubt, do share in the comment section. I'll try to answer all the answers individually. So that's all from my side, everyone. Thank you so much. Take care of yourself. Stay safe. Stay home.